कि आज हम फिर से प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करेंगे और ये अपना पार्ट 2 है। इसके पहले वाले पार्ट में मैंने इस प्रैक्टिस सेशन को समझने के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, कौन कौन से वीडियोस ज़रूरी हैं, जिसमें मैंने थ्योरी कॉन्सेप्ट सब कुछ बता रखा है, उनके बारे में मैंने ऑलरेडी वहाँ पे डिस्कस कर रखा है। आई होप वो चीज़ें आपने देख ली होंगी, इसका पार्ट 1 आपने डिटेल में देख लिया होगा। और अगर फिर से बात करें किस एग्ज़ाम के लिए वैलिड है, तो जितने एग्ज़ाम्स के नाम आपको दिखाई दे रहे हैं सभी के लिए वैलिड अपना ये सेशन है। और मैंने इन 2 बुक से क्वेश्चंस लिए हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, अगर आप मेरे लिखे हुए ग्रामर के नोट्स चाहते हैं जिसकी हार्ड कॉपीज आपके घर तक पहुँचाई जाएंगी, और जो भी वीडियोस मैंने 300 से ज़्यादा जो वीडियोस मैंने यूट्यूब पे पढ़ा रखे हैं, इनके नोट्स आपको मिल सकते हैं। आप चाहें तो ले सकते हैं। इस नंबर पे कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कैसे आपको मिलेंगे। दूसरी बात, इस नंबर पे आप डाउट पूछ लेके कॉल हो या व्हाट्सएप मत करना। जो भी कुछ मैंने पूरे यूट्यूब पर पढ़ा रखा है, जिसके 300 से ज़्यादा वीडियोस हैं, उन सभी के आपको नोट्स अगर चाहिए तो आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। और ये किस लिए वैलिड है, ये दुनिया के जितने भी एग्जामिनेशन है सभी के लिए वैलिड है। अब देखते हैं अपने क्वेश्चंस। अब बात करें अपने क्वेश्चंस के बारे में और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना है, एज इट वॉज राजन्स फर्स्ट इंटरव्यू। जैसा कि ये राजन का पहला इंटरव्यू था, ही ड्रेस्ड हिम इन हिज मोस्ट फॉर्मल सूट। उसने सबसे फॉर्मल अपना जो सूट है उसको पहना था। अब मुझे छोटी सी बात ये बताओ, सारी बातें सही हैं, इस ही का मतलब राजन खुद, राजन ने किसी दूसरे इंसान को ड्रेस किया था, मतलब कपड़े पहनाए थे कि खुद ने पहने थे? सोचो। तो आप कहोगे सर उसने खुद कपड़े पहने थे। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता ही आता है, और वो आपके कुछ फिक्स वर्ब्स होती हैं। लेकिन मेरे मन में ये क्वेश्चन बहुत पहले आता था जब मैं छोटा था, और बहुत सारे लोगों के मन में अभी भी क्वेश्चन होगा, क्या सर उन वर्ब्स के अलावा कुछ और भी ऐसी वर्ब्स हैं जिनके अलावा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है क्या? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हर एक वर्ब के साथ में आ सकता है अगर वहाँ पर खुद का सेंस निकले, या फिर अगर मुझे सब्जेक्ट का सेंस ही यहाँ पर देना है। ये थोड़ा टफ है समझने के लिए। अगर सब्जेक्ट ही यहाँ पर आ रहा है दोबारा, तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। अब यहाँ पर बात ड्रेस की किसकी हो रही है? उसने खुद को ड्रेस किया है, एक तो खुद का सेंस निकल रहा है, और एक मुझे इस जगह पर वो खुद सब्जेक्ट ही चाहिए। तो इन दोनों कंडीशंस में यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ होगा। अब यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि गलत है, हाँ सेंटेंस ही गलत नहीं है। अगर मैं ही ड्रेस्ड हिम बोलूँ केवल, तो इतने छोटे सेंटेंस का मतलब ये निकल के आया है कि उसने किसी दूसरे इंसान को सजाया या कपड़े पहनाए हैं। लेकिन इस सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट बोल रहा है कि उसने खुद को पहनाए हैं, खुद उसने अपने आप को तैयार किया है, रेडी किया है। इसलिए यहाँ पे खुद का सेंस निकल रहा है। आंख बंद करके वर्ब्स को याद नहीं करना है, उनके कॉन्टेक्स्ट को समझना है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी। तो इस हिसाब से यहाँ पर हिमसेल्फ आएगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है, ईच सिगरेट विच अ पर्सन स्मोक्स डज सेम हार्म टू हिम। कोई भी सिगरेट कोई पीता है इंसान तो उसको उतना ही हार्म करती है जितना कि और बाकी करती हैं सिगरेट्स वगैरह। ठीक है। अब इस सेंटेंस में अगर मैं एरर खोजने की कोशिश करूं तो कहाँ है? सोचो। ईच सिगरेट में सिंगुलर सब्जेक्ट लगा है, विच अ पर्सन स्मोक्स जो एक इंसान पीता है, सिंगुलर वर्ब ठीक बिल्कुल मैच हो रहा है। डज का मतलब ये वर्ब है, और वर्ब अगर है तो ये विच के लिए आया है, और विच किसके लिए आया है? सिगरेट के लिए। सिगरेट कितनी है? एक, तो विच हो गया सिंगुलर। तो वर्ब कैसी है? सिंगुलर। बिल्कुल सही है। सेम हार्म टू हिम। कोई भी सिगरेट पियो, चाहे अच्छी चाहे बुरी, चाहे महंगी या सस्ती, सबका काम एक ही होता है, एक इंसान को हानि पहुंचाना। इस सेंटेंस बिल्कुल सही है, एक्यूरेट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, नन ऑफ द स्टूडेंट्स अटेंडिंग योर क्लास आंसर्ड योर क्वेश्चंस डिड दे। अब अगर आपने मेरे क्वेश्चन टैग वाली सीरीज देख रखी है, उसमें मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया हर चीज़ को, उसका क्वेश्चन यहाँ पर एक दिया है। अब कुछ बच्चों की आंखों को और दिमाग को प्रॉब्लम हो रही है, सर यहाँ पे अटेंडिंग तो मैंने मान लिया ठीक है, लेकिन इसके पहले एजएमआर वॉजवर कहाँ गया है? देखो बेटा, ये आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब है,
और हमने ये बहुत डिटेल में गहराई में जा कर के लगभग 50 से लेकर के 60 वीडियो में नॉन फाइंड वर्ब्स को डिस्कस किया है। आई होप इतना तो अगर कोई आपको पैसे लेकर के पढ़ाएगा ना कोचिंग में, तब भी नहीं पढ़ाएगा। हालांकि मेरी सारी पेड क्लासेस हैं, मैं फ्री दे रहा हूँ, बात एक अलग है क्योंकि मैं हेल्प करना चाहता हूँ लोगों की। अदरवाइज़ इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ाता, और ये सब बातें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं नॉन फाइंड वर्ब्स के अंदर। इस सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रियल में और आपकी ये रही आंसर्ड। सेकेंड फॉर्म है जिसका टेंस से कोई लेना देना है नहीं, मतलब सब्जेक्ट से, तो ये ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि यहाँ पर सब्जेक्ट अपना क्या है। तो अगर हम ध्यान दें तो सब्जेक्ट तो अपना स्टूडेंट्स है, नन ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब स्टूडेंट्स में से कोई भी नहीं। और ये नेगेटिव सेंस में है। अगर नेगेटिव सेंस में अपना सब्जेक्ट है तो यहाँ वाला जो भी क्वेश्चन टैग बनेगा वो बनेगा पॉजिटिव में। तो ये तो बात ठीक समझ में आ गई कि यहाँ पे पॉजिटिव में डिड ही दिया है। टेंस आपका सेकंड फॉर्म है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब भी आई है। इस सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं, सेंटेंस अपना करेक्ट है। फिर नेक्स्ट वन, माई बुक इज़ द न्यू वन, कॉमा सेमी कॉलन, इज़ द टर्न वन, मतलब मेरी वाली बुक जो नई वाली है और तुम्हारी वाली जो वो फटी हुई है। अब इस सेंटेंस में सोचो कि यहाँ पर क्या आएगा। अगर आप ये कह रहे हो द बुक ऑफ योर, अगर द बुक ऑफ योर लगाते हो तो क्यों नहीं आएगा। मैं आंसर राइट बता देता हूँ, इसमें राइट आंसर है, वेरी गुड, कुछ लोगों का आंसर सही आ गया है, योर्स होगा। पहली बात ये है कि अगर मैं इसको यहाँ पे फिट कर दूँ तो योर के ठीक बाद इज़ आ रहा है, तो योर अकेला आएगा नहीं, योर के बाद कोई ना कोई नाउन चाहिए, तो इस हिसाब से तो ये गलत हो गया। और फिर से वही कहानी यहाँ पर हो जाएगी, तो ये भी गलत हो गया है। और दूसरे इसको चेक ही नहीं करना है, जब एक बार नाउन आ गया तो उसको रिपीट नहीं करते हैं, तो यहाँ पे ये नाउन रिपीट हो रहे हैं, इस हिसाब से पहली गलत हो गया था। अब बात करते हैं फिर से, अगर मैं एज के पहले योर रखता हूँ तो ये प्रॉब्लम है क्योंकि मुझे कोई ना कोई नाउन चाहिए। और हमने सीख रखा है कि अगर मुझे माई अकेला लिखना है तो मैं माई नहीं माइन लिखूँगा, फोर्थ वाली लाइन पजेसिव प्रोनाउन की। योर नहीं योर्स आएगा, आर नहीं आर्स आएगा, देयर नहीं देयर्स होगा, याद आ रहा है ना। तो यहाँ पर आपका योर्स होगा। योर्स का मतलब तुम्हारी वाली बुक इज़ द टॉर्मन, तुम्हारी वाली बुक जो फटी हुई है, तो योर के अंदर बुक भी है, सब कुछ है, हेल्पिंग वर्ब वगैरह, सॉरी बुक इसके अंदर इंक्लूड है। राइट आंसर आपका ये रहा। नेक्स्ट, हिज वाइफ हैज़ अ ट्विन हु रिजेंबल्स हर सो मच दैट एट फर्स्ट ही हैड ग्रेट ट्रबल टेलिंग। अब इस सेंटेंस में थोड़ा सा समझो, यहाँ पर एक फ्रेज टाइप का यहाँ पर यूज़ हो रहा है। अगर मैं सेंटेंस के राइट आंसर की बात करूं तो क्या होगा, सोचो। ठीक है, राइट आंसर आपका है बी। अब बी राइट आंसर क्यों है, उसका एक रीज़न है छोटा सा, कि यहाँ पर जो टेल है, टेलिंग जो लिखा हुआ एक फ्रेज होता है, इसको याद करो, ये एक फ्रेज होता है पहली बात। अब फ्रेज क्या होता है, फ्रेज आपका होता है टेल वन फ्रॉम एनदर, वन फ्रॉम एनदर ये एक फ्रेज होता है। तो टेल वन फ्रॉम एनदर ये फ्रेज है। और इस फ्रेज को मैंने ये राइट आंसर कैसे पता कि यहाँ पे इस टेल से पता किया है। अब आपको सर हमें कैसे पता चलेगा, मैंने आपको बता दिया, आपको पता चल गया है। ऐसे मुझे किसी ने बताया है तो मुझे पता चल गया है, मैंने कहीं पर पढ़ा था तो मुझे मालूम चल गया था, तो मैंने आज आपको बता दिया है। तो हर चीज़ तो देखो किसी को आती नहीं है, अगर मुझे ये बात मालूम नहीं हो तो मेरा आंसर खुद गलत चला जाता है, ऐसी बड़ी बात नहीं है, तो इसकी टेंशन नहीं लेनी है। राइट आंसर आपका बी है क्योंकि फ्रेज के तौर पर जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, नोबडी लाइक्स डैश फ्रेंड्स टू टेक एडवांटेज ऑफ हिम। अब अगर सेंटेंस की मैं बात करूँ तो सेंटेंस में सब्जेक्ट नोबडी हो गया, लाइक्स यहाँ पर ये हो गया। अब क्या आएगा, फ्रेंड्स प्लूरल है तो आप मैनी लगाने की कोशिश करोगे, नोबडी लाइक्स मैनी फ्रेंड्स टू टेक एडवांटेज ऑफ हिम। ठीक है, सोचो। अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो उसका राइट आंसर जो है वो हिज है। अब ये कैसे पता चला, उसका आंसर ये है, कोई भी इंसान पसंद नहीं करता है कि उसके दोस्त उसका फ़ायदा उठाएं। तो एक बात आपको ये मालूम है कि बडी और वन वाले वर्ड्स जो होते हैं
उनका पजेसिव हिज बनता है, ठीक है। तो देयर तो यहाँ से चला गया, वन का पजेसिव वंस होता है। अब अपने का सेंस यहाँ पर आ रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे मैनी लगाने की कोशिश तो क्या अर्थ निकलेगा, देखो कोई भी नहीं चाहता कि कई सारे दोस्त उसका फ़ायदा उठाएं। इसका मतलब थोड़े दोस्त उसका फ़ायदा उठाएं क्या? अगर मैं मैनी लगाता हूँ इसका मतलब ये निकलेगा कि वही चाहता है बहुत सारे दोस्त मेरा फ़ायदा ना उठाएं, कुछ लोग मेरा फ़ायदा उठाएं। तो फ़ायदा भाई कोई ना उठाए, मैं ये चाहता हूँ। तो उसके लिए हिज आएगा आपका राइट आंसर। और दूसरी बात यहाँ पर हिम इस प्रोनाउन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है और हिज भी इस प्रोनाउन को रिप्रेजेंट करेगा, और मैनी लगाने से अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर इसको हटाना पड़ा है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, एज द बेयर माउंटेन्स टर्न ग्रीन। बेयर का मतलब होता है वे माउंटेन्स जहाँ पे कोई भी घास वगैरह नहीं थी, अब वो ग्रीन हो गई हैं, वहाँ पे घास आ गई है। द पीपल फाउंड डैश लुकिंग फॉरवर्ड टू स्प्रिंग। अब इसको समझो, अगर मैं बात करूं कि यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। द पीपल फाउंड, लोगों ने देखा, लुकिंग फॉरवर्ड टू स्प्रिंग, स्प्रिंग आने की उम्मीद की कि भाई घास वगैरह आ गई है, फूल वगैरह आ गए हैं, हम उम्मीद है अब स्प्रिंग आ जाएगी। तो अगर मैं दे की बात करूं तो दे सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट यहाँ पे वर्ब है फाउंड, तो यहाँ पे दे चला जाएगा। एक चीज़ यहाँ पर क्लियर हुई। अगर मैं देम की बात करूं तो द पीपल फाउंड देम। अगर मैं देम की बात करूं तो आपके मन में सर ये माउंटेन्स के लिए है, फिलहाल ये होल्ड कर दो अभी कि ये ठीक लग रहा है। द पीपल फाउंड देयर, अगर मैं देयर की बात करूं तो कोई ना कोई नाउन चाहिए इसके बाद, यहाँ पर है नहीं नाउन, तो ये तो चला गया साइड से। अब ध्यान से सुनना, लोगों ने उनसे उम्मीद की, लोगों ने सॉरी उम्मीद क्यों, फाउंड है ना, लोगों ने उनमें ये पाया कि स्प्रिंग जल्दी आने वाली है। तो लोगों ने उनमें ये पाया, लग रहा है ठीक है, लोगों ने उन माउंटेन्स में ये पाया कि स्प्रिंग जल्दी ही आने वाली, ऐसे उम्मीद की है। लेकिन अगर मैं देम सेल्फ लगाता तो इसका मतलब क्या निकला, लोगों ने खुद ये पाया कि अब स्प्रिंग आने वाली है। इस जगह पर मैं मान के चलता हूँ कि देम अगर आप माउंटेन्स के लिए मानते हो, लेकिन यहाँ पर लोगों ने खुद ये अंदाज लगाया कि अब स्प्रिंग आने वाली, यहाँ पर ये सेंस निकल रहा है। आप एक बार इसको सेट करके देखिए, आपको एक बार में आंसर समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देम सेल्फ आएगा, क्योंकि यहाँ का सेंस जो है खुद इस सब्जेक्ट का ही चाहिए था, जो अभी मैंने पहले डिस्कस किया था। तो लोगों ने इस बात को खुद पाया या ऐसा उन्हें लगा कि अब स्प्रिंग आने वाली है, ऐसी उन्होंने उम्मीद की है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपका कॉम्प्लीमेंट के पर बेस्ड है। अगर आपको कॉम्प्लीमेंट वाला वीडियो याद है तो आपको आंसर एक बार में मिलेगा। इफ़ आई वर डैश आई वुड नॉट एक्सेप्ट सच ट्रीटमेंट। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं इस तरह का ट्रीटमेंट बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता, इस प्रकार व्यवहार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता। तो इस सेंटेंस में अगर मैं बात करूँ तो मुझे चाहिए सब्जेक्टिव केस, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद बी फॉर्म, यहाँ पर सब्जेक्टिव केस चाहिए। और यहाँ पर हिम चला गया, देम चला गया, क्या वन आएगा? अगर मैं किसी भी इंसान की जगह होता तो मैं उसकी जगह उसका ऐसा ट्रीटमेंट नहीं लेता। तो किसी भी इंसान की जगह कैसे, अगर मैं उसकी जगह होता, यहाँ पर तो स्पेशल सेंटेंस इंडिकेट कर रहा है ना कोई सिचुएशन को, तो कोई ना कोई पर्सन से रिलेटेड होगा। अगर मैं वन की बात करूँ तो वो दुनियादारी की बात हो जाएगी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका निकल के आएगा ही। क्लियर? नेक्स्ट, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ डैश कमिंग। देखो प्रपोजिशन आ गया है और यहाँ पे जेरेंड दिया गया है। हमने ये बात बार बार डिस्कस की है, उस हिसाब से यहाँ पर आपका देयर आएगा। देयर्स क्यों नहीं आया? क्योंकि इसके बाद हमें नाउन नहीं चाहिए, लेकिन जेरेंडियल नाउन दिया है तो ये गलत है। डैम क्यों नहीं आया? क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस है। और दे क्यों नहीं आया? क्योंकि प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस नहीं बल्कि पजेसिव केस है अकॉर्डिंग टू द जेरेंड। तो यहाँ पर आपका देयर राइट आंसर है। अब इसको समझो, इट इज़ आई, मैंने बोला था इट इज़ मी भी होता है, इट इज़ आई भी होता है। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्टिव केस में हु यूज़ हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है और सब्जेक्ट केवल अपने पास एक ही है, ही। नेक्स्ट, आई हैव बाउट द बुक, इट डैश रवि सेड असर्टिवली टू ऑल द बॉयज प्रेजेंट। अब ये मैंने यह बुक जो है वो खरीदी थी, इट इज़ डैश।
अगर मैं माई सेल्फ की बात करूँगा तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस नहीं, इसलिए ये चला गया। अगर मैं अकेला माई यूज़ करूँ तो यहाँ पे कोई दूसरा नाउन नहीं, सेंटेंस फिनिश हो चुका है, हटा दो। अगर मैं यहाँ पे मील यूज़ करूँगा तो इट्स मी नहीं होता है। अब यहाँ पे सेंटेंस क्या कह रहा है वो सुनो, कि ये मेरी बुक है। इट्स का मतलब ये मेरी वाली बुक है, तो यहाँ पे कंप्लीट सेंस के लिए यहाँ पर माइन का यूज़ करेंगे, क्योंकि मी जो है इंसान के बारे में बात नहीं चल रही, बस उस बुक को रिपीट करना है यहाँ पर कि ये मेरी वाली बुक है। इस सेंस में यहाँ पर माइन का यूज़ हुआ है, माइन के अंदर बुक भी इंक्लूड है। अब अगला वाला कंप्लीट सेंटेंस आपका इन्होंने अंडरलाइन कर दिया, पूरे को सही करना है। वी हैड अ ग्रैंड पार्टी एंड वी एंजॉयड वेरी मच। एंजॉयड के बाद हमने देखा कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चाहिए वी के अकॉर्डिंग। तो देमसेल्व्स यहाँ पर होगा, वो अपन राइट आंसर होगा। पहले वाले में नहीं है, हटाओ। इसमें नहीं है, हटाओ। पहले तो इसमें मिस्टेक है ही, तो यहाँ पर डी तो चला ही गया है, तो राइट आंसर अपना बचा अवर सेल्व्स, यानी कि आंसर आपका सी सही है। कितना टाइम लगा? 5 सेकेंड। कुछ क्वेश्चन बहुत ही जल्दी सॉल्व होते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट सारे याद हैं तो। फिर अगला क्वेश्चन हमने ये सीख रखा अच्छी तरीके से कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से सेंटेंस शुरू नहीं होता है, तो ये आपका क्वेश्चन तो गलत हो गया, इस हिसाब से आपका डी आंसर गलत हो गया। सेल्फ, सेम, सी, ये कोई मतलब नहीं है लिखने का। सी हर सेल्फ, सी हर ऑन सेल्फ, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी हर सेल्फ। नेक्स्ट, द गुड फॉर्च्यून ऑफ बीइंग योर स्टूडेंट इन माई यंगर डेज हैज़ हेल्प्ड मी ग्रेटली इन माई लाइफ। मतलब मेरे बचपन में जब मैं छोटा था, जब मैं आपका शिष्य था, तो उस चीज़ ने मुझे काफ़ी जीवन में हेल्प किया है। अब इस सेंटेंस में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे यूज़ हुआ बीइंग। अब मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आपने नॉन फाइंड वर्ब्स यानी कि वर्ब एडवांस की सीरीज डिटेल में देख रखी होगी, क्योंकि अब जो मैं समझाने वाला हूँ वो आएगी बात उन्हीं को समझ में जिन लोगों के पास नॉलेज आ चुकी मेरी सभी वीडियोस से और जिन्होंने नोट्स वगैरह बना रखे हैं। मैंने चीज़ नोटिस की है कि टेलीग्राम पे लोग बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं, सर ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। फिर मैं उन्हें वीडियो बताता हूँ कि बेटा ये वाली वीडियो मैंने ये चीज़ बता रखी है, वो सर मैंने देख ली है, लेकिन आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दो। और मुझे मालूम है कि वो क्वेश्चन सेम आपने पूछा है जो मैंने वहाँ पे बताया वीडियो में, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आपने 30 मिनट का वीडियो था, 2 मिनट वीडियो देखा और आप सेटिस्फाइड हो गए कि हाँ कंटेंट ठीक है, बाद में पढ़ लेंगे। वो बात कभी नहीं आता है, क्योंकि 300+ वीडियोस हो गए हैं। अब हिम्मत उसी की पड़ेगी जो कुछ सीखना चाहता है, क्योंकि जब 50 वीडियोस केवल थे तब आपने इग्नोर कर दिए चैनल को कि अभी तो वीडियोस बहुत कम, अब वो नहीं आ रहा है जो चाहता हूँ। लेकिन आज के टाइम पे जब इतना सारे कॉन्सेप्ट इकट्ठे हो गए हैं, अब प्रॉब्लम होगी। तो जब मैं उनसे कहता हूँ बेटा आपने नोट्स बनाए हैं, हाँ सर मैंने बनाए हैं, तो मैंने कहा नोट्स के अंदर खोल के देखो। नहीं सर ये झूठ बोलते हैं। मुझे इस प्रॉब्लम नहीं है कि आप झूठ बोल रहे हो, आप कुछ भी हो, आप इसलिए झूठ बोल रहे हो क्योंकि आप उस चीज़ से बचना चाहते हो, खुद नहीं देखना चाहते हो, आप खुद नहीं सीखना चाहते हो। सामने वाले इंसान जो उससे आप आंसर चाहते हो, तो आंसर तो मैं दे ही देता हूँ। तो रियल और टैलेंटेड कौन हो रहा है, कौन नॉलेज गेन कर रहा है, वो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ। जिस दिन आप मेहनत करने लगोगे आप अपने आप खुद आंसर देने लगोगे। आई होप छोटा सा लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्यों दिया है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो चीज़ जब मैं आपका स्टूडेंट था तो उसकी वजह से आज के टाइम पे मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली है। अगर मैं V1 + ing की यानी कि वर्ब की 4th फॉर्म के बारे में बात करूँ तो वो कॉन्टिन्यूस का सेंस देता है, मतलब काम अभी जारी है। अगर मेरी लाइफ में आपका शिष्य होने की वजह से मुझे फ़ायदा मिला है तो क्या अभी भी कंटिन्यू जारी है, इसका मतलब मेरी जीवन बदल चुका है और उससे इम्प्रूवमेंट हुआ है। मतलब जो मैंने गेन किया था उस समय बचपन में जब मैं यंगर था, इसका मतलब यहाँ पर हुआ कि ये कंटिन्यूस का नहीं है, कोई पास्ट का इवेंट है और आज के टाइम पे टुडे आज मैं टीचर से मिला और उनको ग्रेटिट्यूड में उन्हें दे रहा हूँ, उनका एहसानमंद कृतज्ञता शो कर रहा हूँ कि आप ना होते तो ऐसा नहीं होता। तो बेसिकली पास्ट का इवेंट है यंगर डेज का, और आज प्रेजेंट डेट में दूसरी में बात कर रहा हूँ। तो पहले में अगर बीइंग की बात किए तो ये तो सेंटेंस मेरा गलत है और ख़ुद ये भी गलत है। ऑफ माई सेल्फ ये तो बिल्कुल गलत है और ये सेंटेंस तो गलत है, तो ये तो गलत है। ऑफ माई हैविंग बीन का मतलब है जब मैं आपका स्टूडेंट रह चुका था, मतलब पास्ट का इवेंट, जब मैं आपका स्टूडेंट था
तो उसकी वजह से जो मुझे चीज़ें गेन हुई, मैंने नॉलेज गेन की है, आज मेरी लाइफ में उसका मुझे इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है। तो ये पास्ट के बारे में बात कर रहा था, और हमें मालूम है कि हैव, हैज़, हैड जो होते हैं वो बीते हुए समय के बारे में बात करते हैं। तो आई होप आपको इतनी सारा कॉन्सेप्ट डिटेल में समझ में आया होगा। अब देखते हैं आगे। द ऑफिस स्टाफ मेंबर्स विश्ड ईच एंड अदर ऑन न्यू ईयर्स डे, मतलब नए साल का दिन आ गया, ऑफिस के स्टाफ मेंबर्स ने एक दूसरे को बधाई दी है। अब यहाँ पे कुछ छोटी सी बात है, बच्चों वाली बात है कि यहाँ पे मेंबर्स ये कितने हैं। तो आप कहो सर यहाँ पे मेंबर्स की कोई क्वांटिटी तो है नहीं, मतलब उनका कोई नंबर तो है नहीं, इसका मतलब ये मोर देन, यहाँ पे जब कोई क्वांटिटी है ही नहीं तो अगर मैं 2 से ज़्यादा बोलूँ तो भी कोई मतलब नहीं है, अगर मैं 100 से ज़्यादा बोलूँ तब भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर नहीं है। और अगर कॉमन सेंस की बात करें कि ऑफिस में स्टाफ जो होगा वो 1 लोगों का तो होगा नहीं, ना 2 लोगों का होगा, स्टाफ का मतलब नंबर ऑफ पीपल्स। तो यहाँ पर ईच एंड अदर इसका कोई सेंस नहीं बनता है, इसलिए आपका डी ऑप्शन गलत हो गया। वन अदर नहीं होता है, ईच एन अदर नहीं होगा, वन एन अदर राइट आंसर होता है। 2 से ज़्यादा के लिए वन अदर और 2 के लिए ईच अदर का यूज़ करते हैं। तो ओवरऑल आपका आंसर बी सही है। डिड देयर बस कम ऑन टाइम। अब सेंटेंस को समझो ध्यान से। सेंटेंस ये कह रहा है कि डिड देयर बस कम ऑन टाइम, क्या बस समय पर आती है। यहाँ पे देयर का मतलब वहाँ नहीं है। अब अगर मैं बात करूँ कि देयर, अगर मैं सेंटेंस को सीधा लिखने की कोशिश करूँ, क्या आप इस सेंटेंस को सीधा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, मुझे पहले ये बताओ, सोचो। चलो मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ आपके लिए कि देयर कम्स द ट्रेन। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि सेंटेंस को मुझे इंटररोगेटिव बनाओ, तो आप ये कहोगे सर यहाँ पे एस और ईस आ रहा है ना, तो आप यहाँ पे डज बाहर निकाल दो, डज देयर। लेकिन आप ट्रेन को आगे नहीं करोगे, अब भी आप कम को वहीं पर रखोगे, क्योंकि देयर लगा हुआ है जो इन्वर्जन को फॉलो करता है, द ट्रेन और क्वेश्चन मार्क। जरा मुझे ये बताओ कि देयर के बाद क्या सब्जेक्ट आया है, सब्जेक्ट अभी पीछे है और इन्वर्जन का यूज़ हुआ है। तो अगर मैं इस सेंटेंस में देयर के बारे में बात करूं तो इन्होंने देयर को अंडरलाइन किया है और कहा है कि देयर की जगह क्या आएगा। अब देयर के बगल में देखो बस आ गया। अब प्रॉब्लम है, क्यों? क्योंकि अगर देयर होता तो कम पहले आता और बस पीछे आता। अब इन्होंने कम और बस को अंडरलाइन तो किया नहीं है और ये इसको सही बता रहे हैं, तो यहाँ से मुझे देयर हटाना पड़ेगा। देयर से लगाओगे तो फिर बस बगल में रखा तो ये गलत हो गया है, और डी तो आपका चला ही गया है, और आपका पजेसिव प्रोनाउन के अंदर अपोस्ट्रोफियस नहीं आता, वो केवल नाउन के अंदर आता, इसलिए ये गलत हो गया है। राइट आंसर आपका है देयर, और देयर के बाद चाहिए नाउन और नाउन रखा है। डी आंसर आपका राइट है। नेक्स्ट, ही वॉज सो अफ्रेड, वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, दैट हिज नी नॉक्ड ईच अदर, और उसके जो घुटने थे, उसके पैर जो थे आपस में डर की वजह से टकरा रहे थे, मतलब काँप रहे थे। तो आप कहोगे सर यहाँ पे वन एन अदर ठीक है, जरा मुझे कॉमन सेंस दिमाग लगा कर ये बुद्धि का प्रयोग ये करें कि ही का मतलब कोई एक इंसान, उसके घुटने का मतलब घुटने उसके कितने होंगे, 2 का मतलब 2 पैर हैं और 2 घुटने, दोनों पैर आपस में टकरा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर ये कि 2 के बारे में बात हो रही है, और वन एन अदर होता है ज़्यादा के लिए यूज़, तो यहाँ से ये तो हटा दो, क्योंकि अगर ये सही मानोगे तो इसका मतलब उसके घुटने या पैर ज़्यादा हैं, तो ये चला गया। वन अगेंस्ट नहीं होगा, बोथ नहीं लगाएंगे, ईच अदर लगाएंगे, आपस में। आपस में का सेंस के लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे ईच अदर, ठीक है। नेक्स्ट, अमेरिकन्स डू नॉट ऑब्जेक्ट माई कॉलिंग देम बाई देयर फर्स्ट नेम्स। मतलब अगर आप अमेरिका मतलब जब फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हो तो वहाँ पे आंटी अंकल वगैरह नहीं चलता है, सीधा सीधा नाम लेते हैं। अगर किसी का नाम जेम्स है और उसका लड़की का नाम जैसे माइकल है और आप उसके फ्रेंड हो, तो आप उसके घर पे गए माइकल के, तो आपको उसके फादर मिले जिनकी उम्र 50 ईयर्स है और आपकी सपोज करो एज है 20 केवल, तो आप जाकर के उनको अंकल नहीं बोलोगे, आप कहोगे जेम्स माइकल है क्या। कैसे बोलोगे, जेम्स क्या माइकल है क्या। डायरेक्ट नाम लिया जाता है। अब अंकल और आंटी जो हैं बिल्कुल फैमिली के अंदर जो रिलेशनशिप होती है
है ना, जो जिसको हम ब्लड रिलेशन कभी कभी बोलते हैं, उनके लिए अंकल आंटी वगैरह चलता है, अदरवाइज वहाँ पे डायरेक्ट नाम लिया जाता है। खैर, इस सेंटेंस का मतलब ये था मेरे समझाने का। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ पे अब क्या लगाया जाए, अब यहाँ पर क्या लगाया जाए। तो सुन लो, यहाँ पर एक वर्ब दिए ऑब्जेक्ट, ये सीखने वाला क्वेश्चन है। जो ऑब्जेक्ट वर्ब है, वो अपने पास फिक्स्ड प्रीपोजिशन टू का यूज़ करती है। ये बात आपको याद रखनी है। और मुझे दिखाई दे रहा है केवल यहाँ पर इस प्रीपोजिशन की वजह से ये आपका जेरेंड हो गया है, ये आपका पजेसिव हो गया है, और ये आपका राइट आंसर बी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माई बॉस asked me that why I did not attend the office that day before yesterday। मेरे बॉस ने पूछा कि ऑफिस में क्यों नहीं आए थे उस दिन। बिल्कुल सिंपल आंसर है। अगर आपने नरेशन पढ़ रखा है तो आंख बंद कर लीजिए, आपका आंसर एक बार में सही है। यहाँ पर ये asked me सेंटेंस अपना कंप्लीट है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जगह पे दैट आ गया है, फिर यहाँ पे वाई आ गया है। यहाँ पे दो कंजंक्शंस रखे हैं और हमने सीख रखा है कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे खुद WH वर्ड्स भी आते हैं जो वहाँ पर कंजंक्शन का काम करने लगते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर दैट हमारा गलत है और अब सेंटेंस हमारा सही है। इजी था एकदम। चीज़ें वैसी होती हैं जैसी हमें दिखाई नहीं देती हैं, और हमें चीज़ें वैसी दिखाई देती हैं जैसी वो होती नहीं हैं। देखने का पर्सपेक्टिव, दृष्टिकोण आपका कैसा है, वो चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं, उनको ध्यान रखना है। अब आगे देखिए। आई गॉट स्टक अप इन अ ट्रैफिक जैम। मैं एक ट्रैफिक जैम में फंस गया। एंड विच प्रिवेंटेड मी फ्रॉम रीचिंग इन टाइम। मतलब मैं ट्रैफिक फंस गया जिसकी वजह से मैं समय पर नहीं पहुंच पाया। अब अगर इस सेंटेंस की मैं बात करूं तो एक बात याद रखना कि जैसे दो सेंटेंसेस हैं तो बीच में जोड़ने का काम करेगा कंजंक्शन। अगर फिर से एक और सेंटेंस है तो यहाँ पर विच, दैट, जो भी आपका कंजंक्शन वो आएगा और आप उसके पहले एक और कंजंक्शन एंड का यूज़ करो, क्योंकि अगली बात आपको फिर से जोड़नी है। तो पहली बार सेंटेंस लिखा हो तो एक ही कंजंक्शन आएगा और दूसरे में एंड और दूसरा कंजंक्शन एक साथ आ सकता है। लेकिन यहाँ पर सेंटेंस एक, सेंटेंस दो और एंड पहली बार में आ गया, तो यहाँ पर दूसरा कंजंक्शन यहाँ पर ये गलत है। क्लियर? नेक्स्ट। Among these candidates in the fray, who do you think we should vote for? इस सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो इस सेंटेंस में प्रॉब्लम कहाँ है? सोचो। इस सेंटेंस में यहाँ पर आपको ये फोकस करना है, who do you think। अब ध्यान से सुनना, पहली बात यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है, इसका मतलब ये मत कहना सर ये डू गलत है, नरेशन जैसा सेंस नहीं है। तुम किसको वोट दोगे, है ना। यू थिंक वी शुड वोट फॉर, मतलब हम लोग किसको वोट देंगे, तुम्हें क्या लगता है। तो पहली बात ये समझिए सेंटेंस अपना करेक्ट है। दूसरी बात, यहाँ पर ये जो फॉर लगा हुआ है, यहाँ पर ये वर्ब हटेगी नहीं, ये सही लगी है। यहाँ पर जो फॉर है, रूल ये है कि अगर सेंटेंस के बीच में आपका हु लगा हो तो इसका प्रपोजिशन सेंटेंस के लास्ट में जा सकता है। आप चाहो तो इस फॉर को उठा करके यहाँ पर लगा सकते हो, फिर हु का होम हो जाएगा। तो अगर फॉर होम लिखा है तो यहाँ का फॉर हटा कर लास्ट में लगा दो और हु का होम का हो जाएगा हु। ये लिखने का एक पैटर्न है, इसको याद कर लीजिए और सेंटेंस अपना फिलहाल ही करेक्ट है। ये बिल्कुल ही मत सोचना सर यहाँ से डू हट जाएगा। हु यू थिंक वी शुड वोट फॉर, ऐसा नहीं होगा। हु डू यू थिंक, तुम किसको वोट दोगे, हम किसको वोट देंगे, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्या समझ में आता है, इस तरह से लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट देखते हैं। डू यू थिंक, होम डू यू थिंक इज़ कैपेबल फॉर दिस जॉब, प्रेम और सलीम। इस जॉब के लिए कौन सही है, प्रेम या सलीम, तुम्हें क्या लगता है। अब अगर सेंटेंस की मैं बात करूं तो यहाँ पर सोचने काम आपको करना है और ये सब्जेक्ट अपना यहाँ पर है और यहाँ पर होम लगाओ, कोई प्रॉब्लम सेंटेंस में नहीं है। अगर यहाँ पर हु होता और वर्ब यहाँ पर एक ही है, सोचो। वेरी गुड, आप पॉइंट पर आ गए हो। पॉइंट ये है कि सर यहाँ पर थिंक इस यू की वर्ब है और इज, ये इज किसकी वर्ब है, पकड़ लिया आपने, वेरी गुड। यहाँ पर इज जो है दूसरी वर्ब है
और दूसरी वर्ब है तो यहाँ पर whom नहीं बल्कि who आएगा, क्योंकि इस who ने ले लिया is और think ने ले लिया you को। दो वर्ब हैं तो यहाँ पर who आएगा ना कि whom आएगा। मैं चाह रहा था कि आप वर्ब को पहचानो, पकड़ो जल्दी से, और वो आपने किया, बहुत ही अच्छा काम किया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। Who do you want to meet at this hour? अगर मैं सेंटेंस की बात करूं तो इस want ने ले लिया you को, और इस want का ऑब्जेक्टिव केस है ये to meet। यहाँ पे इसका कोई सब्जेक्ट नहीं चाहिए, सब्जेक्ट कंप्लीट है, ऑब्जेक्ट उसके सब्जेक्ट और वर्ब कंप्लीट है। तो यहाँ पर who के लिए एक और वर्ब चाहिए जो कि यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो आप who का कर दोगे whom। ये बात हमने बहुत डिटेल में पढ़ रखी है। फिर आगे बात करें, मिस्टर पांडे whom you met at the office is a friend of myself। मतलब मिस्टर पांडे से तुम मिले थे ना ऑफिस में, वो मेरे एक दोस्त हैं। अब अगर इस सेंटेंस की मैं बात करूं तो देखो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है उसके अलग अलग पोजीशंस होती हैं, वो मैंने डिटेल डिस्कस कर रखा प्रोनाउन के अंदर। लेकिन प्रेपोजिशन के बाद डायरेक्ट आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता है, नाउन या प्रोनाउन आता है। तो इसको मुझे चेंज करना है प्रोनाउन में। पहली बात तो ये प्रोनाउन नाउन में चेंज होगा नहीं, एक तो बात ये क्लियर हो गई। अब मुझे इसका कौन सा प्रोनाउन यूज़ करना है, तो याद कर लीजिए, यहाँ पर लगेगा माइन। माइन ही लगेगा क्योंकि यहाँ पे कोई नाउन नहीं है, तो माइन लगेगा। प्रपोजिशन के बाद जो अगर अकेला प्रोनाउन यूज़ करना है तो ऑब्जेक्टिव केस या पजेसिव केस यूज़ करते हैं। अब 49 नंबर का देखते हैं। दिस इज़ द सेम स्टोरी विच आई हर्ड फ्रॉम हर यस्टरडे। ये वही स्टोरी है जो मुझे उसने कल सुनाई थी। सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं, हिंदी का अर्थ बिल्कुल सही निकल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि द सेम और कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अपना पेयर कंजंक्शन जो है, पेयर कंजंक्शन उसके साथ में हमेशा, मतलब अगर कोई लगेगा उसके साथ में तो विच नहीं लगता है, फिर वहाँ पर आपका दैट लगता है। ये बात आपकी लिस्ट में मैंने बता रखी है। अब इस क्वेश्चन को देखें। द पर्सन हु दे आर रेफरिंग टू इज़ नन अदर देन माई क्लोज फ्रेंड। वो इंसान जिनको वो रेफ़र कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि मेरा क्लोज फ्रेंड है। इस क्वेश्चन में वही बात रिपीट हुई जो मैंने अभी पहले बोली थी। जहाँ पे अगर ध्यान दो आप तो रेफरिंग वर्ब के साथ में टू का यूज़ हुआ है। इसका मतलब ये प्रपोजिशन है और ये प्रपोजिशन यहाँ पर टू हुम करके लिखा हुआ था, और अगर मैं यहाँ का टू हटा करके पीछे रख देता हूँ तो फिर होम का हु हो जाता है। ये बात हमने अभी सीखी थी। इसी पैटर्न पे लिखा हुआ सेंटेंस है और ये सेंटेंस अपना करेक्ट है। आई होप आपने इतनी बात समझ ली होगी ध्यान से। उसके बाद फिर आगे देखें। द इंटरव्यूअर आस्क्ड द कैंडिडेट टू व्हाट डिस्ट्रिक्ट ही कम फ्रॉम। अब अगर आप ध्यान दो तो इंटरव्यूअर ने ये पूछा उस कैंडिडेट से कि तुम किस डिस्ट्रिक्ट से आए हो। ध्यान से सुनना, किस डिस्ट्रिक्ट से आए हो। तो यहाँ पर पहली बात तो ये है कि यहाँ पर एक प्रपोजिशन लगी हो जो इस क्वेश्चन वर्ड के लिए आया हुआ है और इसके पहले फिर से टू लग गया है, तो ये तो एक गड़बड़ हो गया है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि डिस्ट्रिक्ट बहुत सारे हैं, उनमें से कोई एक के बारे में बात कर रहा हूँ, इसका मतलब आउट ऑफ वन के बारे में बात कर रहा हूँ। इसका मतलब मैं सिलेक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, और सिलेक्शन जब किसी में से करते हैं किसी एक चीज़ का या ज़्यादा का, तो वहाँ पर आपका वॉट नहीं बल्कि विच का यूज़ करते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ही केम फ्रॉम, इस तरह से सेंटेंस को लिखा जाएगा। फिर अगला देखें। मे आई नो हु यू वांट टू सी प्लीज़। अब इस सेंटेंस में अगर हम ध्यान दें तो मे आई नो एक सेंटेंस अपने में ठीक है। यू का वर्ब हो गया want और ये टू सी हो जाएगा इन्फिनेटिव, इसका ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्ट कंप्लीट है, वर्ब कंप्लीट है, तो फिर यहाँ पर होम के लिए वर्ब चाहिए। यहाँ पे वर्ब तो है नहीं, तो हम होम का कर देंगे, सॉरी हु का कर देंगे होम। अब हमारा आंसर सही है। फिर नेक्स्ट वन देखते हैं। ही कुड नॉट प्लान हिज स्ट्रेटजीज अंटिल ही न्यू होम हिज ओपोनेंट कुड बी। अब इस सेंटेंस में समझने वाली बात क्या है उसको देखो। यहाँ पर हिज ओपोनेंट सब्जेक्ट है इस कुड बी का, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमने ध्यान दिया कि ये ही कुड नॉट प्लान हिज स्ट्रेटजीज, ये सेंटेंस ठीक है।
इस ही का वर्ब यहाँ पर ये रहा है, बीच में ये कंजंक्शन आ गया है। अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर whom his opponent could be, कि उसके ओपोनेंट कौन से हो सकते हैं, तो यहाँ पर कौन से हो सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करो तो अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर हु लिखा हुआ है, सपोज़ करो whom मान लो, चलो फिर यहाँ पे कुड बी का मतलब यहाँ पे बी फॉर्म है, ठीक है। फिर हिज ओपोनेंट यहाँ पर ये लिखा हुआ है और यहाँ पे फुल स्टॉप मान लो या क्वेश्चन मार्क मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे केवल इस वाले पोर्शन से मतलब है। तो ये बी फॉर्म है और बी फॉर्म का मतलब यहाँ पर आपका सब्जेक्टिव किस होगा, तो यहाँ पर हुम नहीं ही होगा, नंबर 1, सॉरी हुम नहीं बल्कि हु होगा। दूसरी बात, यहाँ पर जो भी कुछ आएगा वो भी सब्जेक्टिव केस का आएगा। तो यहाँ पर इन्होंने किया क्या सेंटेंस के स्ट्रक्चर में कि हिज ओपोनेंट ये रखा, कुड बी बीच का ये रहा। अब यहाँ पर इन्होंने होम दे दिया है, जो कि अभी हमें समझ में आ रहा है यहाँ पर कि ये तो कॉम्प्लीमेंट के बारे में बातचीत चल रही है, तो यहाँ पर भी सब्जेक्टिव केस और यहाँ पर भी सब्जेक्टिव केस, तो यहाँ पर हुम नहीं बल्कि हु होगा, क्योंकि हु ये आपका वर्ब बी फॉर्म और ये आपका कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर यूज़ हुआ है। किस तरह से रखा है, पैटर्न अलग है, नया है, ये बात एक अलग है, लेकिन यहाँ पर वही पैटर्न फॉलो हो रहा है जो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है। अब लास्ट वन देखते हैं। हैड ही कम टू नो अबाउट हिज डिफ़िकल्टीज, हैड आई यहाँ पर है, हैड आई कम टू नो अबाउट हिज डिफ़िकल्टीज आई वुड हैव सर्टेनली हेल्प्ड। अगर मुझे उसकी समस्याओं के बारे में पता चल जाता ना, तो मैं उसकी निश्चित तौर पर मदद करता। तो मैं, ध्यान से सुनना, तो मैं निश्चित तौर पर मदद करता उसकी। अब यहाँ पे छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि हेल्प्ड जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसका एक ना एक ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, कुछ भी हो जाए। तो हमें एक बात ये समझ में आई है कि यहाँ पर हिज कोई दूसरे इंसान के बारे में बात हो रही है, तो मैं मदद किसकी करूँगा, उसी की करूँगा। तो सेंस बेस्ड क्वेश्चन ये अपना यहाँ पर हिम ऑब्जेक्ट की कमी थी जो लगाना पड़ा है अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट। तो इस तरह से यहाँ पे हिम की कमी थी जो हमें हिम लगाना पड़ा। थोड़ा सा टफ आपको लग सकता है समझने में, बट ये सेंटेंस करेक्ट अब बना है, इसको ऐसे ही बनाया जाएगा। इस चीज़ को तैयार कीजिए, बाकी और चीज़ हम लोग आगे अभी देखते हैं।